कहीं पर भी साफ पानी जो है वो 48 आवर्स तक भी जो है आपको नहीं रखने देना है। अगर कहीं और ये इतनी कम मिकदार में, जैसे एक चाय का चम्मच भी पानी अगर कहीं स्टेगनेंट वाटर रहेगा तो उसमें जो है अपने बच्चे को दे सकता है कि उनका इलाज ऐसे इदारे में हो, जैसे हिजाज अस्पताल लाहौर है। यहाँ पे हमारे पास नर्सिंग स्टाफ से लेके मेडिकल ऑफिसर से लेके स्पेशलिस्ट जो हैं उन सब का जो है वो डेंगू के इलाज का बहुत बहुत वसी तजुर्बा है। सर, जब इसमें मरीज़ ज़्यादा होने लगते हैं डेंगू फीवर के, तो ये भी बहुत सुनने में मिलता है कि पपीते का जूस पिएं, उससे बेहतरी आती है। तो इसकी क्या हकीकत है? ये जो है वो कमी ना होने दें। उसके अलावा जो है किसी किस्म का ना किसी मेडिसिन का कोई रोल है और ना किसी इस तरह के हर्बल या कोई भी चीज़ें हैं उनका कोई रोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है। आज हम हिजाज़ पॉडकास्ट में डेंगू के बारे में बात करने आए हैं। जिस तरह आपको पता है कि ये सीज़न एंडेमिक होता है फॉर डेंगू फीवर, और हम एज अ डॉक्टर हमारे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ के बारे में पब्लिक अवेयरनेस दें। तो आज हम डॉक्टर नदीम इकबाल से इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और आपको अवेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदीम। वालेकुम, क्या हाल है जनाब? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल एक वबा फैली है डेंगू बुखार की, इसके बारे में थोड़ा हमें वाज़िया करिए कि ये क्या होता है। तो बुनियादी तौर से डेंगू जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है और दुनिया में तो इतने ज़्यादा लोग इससे मुतासिर होते हैं कि स्टैटिस्टिकली ये जो है ये कहा जाता है कि आधी दुनिया के लोग जो हैं उनको ये इन्फेक्शन होता है। अलामतें नहीं होती हैं, लेकिन ये कि इन्फेक्शन जो है, डेंगू का इन्फेक्शन जो है वो आधी वर्ल्ड पॉपुलेशन में लोग इन्फेक्टेड होते हैं। सर, आजकल इसका कुछ ज़्यादा जिक्र हो रहा है इस मौसम में, इसकी कोई ख़ास वजह है? बिल्कुल जनाब, इसकी ख़ास वजह है बारिशों का सीज़न चल गया है, तो यही टाइम है जिस वक्त जो है जो मच्छर हैं उनके जो है फलने फूलने का, अंडे देने का और लार्वा होने का जो है यही वक्त है। और अच्छा, जो डेंगू वायरस कैरी करने वाला जो मच्छर है उसकी ख़ास बात जो है वो ये है कि ये जो है साफ़ पानी में अपने अंडे देता है। तो कहीं पर भी साफ़ पानी जो है वो 48 आवर्स तक भी जो है आपको नहीं रखने देना है। अगर कहीं और ये इतनी कम मिकदार में, जैसे एक चाय का चम्मच भी पानी अगर कहीं स्टेगनेंट वाटर रहेगा तो उसमें जो है अपने बच्चे को दे सकता है। सर, ज़्यादातर जो मरीज़ हम देखते हैं उनमें हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स या अलामात मिलती हैं? एक तो ये बात समझ लें कि बाज़ लोगों में इस बात का एक खौफ बैठ गया है कि जी डेंगू जो है शायद बहुत बहुत ख़तरनाक मसला है। स्पेसिफिक सिचुएशन में ऐसा हो जाता है, लेकिन आम तौर से ये समझें कि जितने बड़े पैमाने पे लोगों को ये इन्फेक्शन होता है, स्टेटिस्टिकली जो है वो ये मालूम है कि अगर 9,500 लोगों को इन्फेक्शन हो तो उसमें 9,000 लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ऐसी जैसे किसी को एक दिन हल्का सा बुखार सा रहा या 2-4 छींकें आ गई या हल्का सा नज़ला सा हुआ और 24 घंटे में उसने आराम किया, ठीक हो गया। तो बिल्कुल मामूली सी अलामतें होती हैं, बाज़ को नहीं भी होती हैं। लेकिन जो 500 लोग हैं अगर जिनको तकलीफ़ होती है तो उसमें एक तो जो है शायद आपके इल्म में हो कि डेंगू जो है उसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। ब्रेक बोन फीवर का मतलब ये है कि जिनमें ज़रा अलामतें शदीद होती हैं तो उसमें उसको जिस्म में और हड्डियों में इतना शदीद दर्द होता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि शायद मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। तो ब्रेक बोन फीवर का नाम इसको इसीलिए दिया गया है कि उसमें जो है वो, और इसमें जो है बहुत कॉमन जो है वो आँखों की जो बैक साइड है उसमें जो है वो काफ़ी दर्द होता है।
बुखार होता है। तो अब जब हम लोगों को इसकी लाइफ साइकिल मालूम है, तो इस सीज़न में ये जो अगस्त सितंबर का सीज़न शुरू होता है, तो इसमें जो है हम लोग हर बुखार को, जो 1 दिन 2 दिन का बुखार है, उसमें जो है वो सिंपल सिंपल जो है वो सीबीसी का टेस्ट ज़रूर कराते हैं। उसमें एक तो ये है कि हेमाटोक्रिट देखने के लिए, और उसका जो है प्लेटलेट काउंट देखने के लिए, डब्ल्यूबीसी देखने के लिए। उससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है या नहीं है। और उससे जो आप जब सस्पेक्ट करेंगे, अगर जो है वो सीबीसी में कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन आती है कि शक होता है, तो फिर उसमें यह है कि आप फौरी तौर से जो है वो स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है डेंगू का, वो NS1 कहलाता है। तो वो जो है हर सरकारी अस्पताल में और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेबॉर्ट्रीज में, हर जगह पे होता है। तो वो आप करवा लेंगे तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये इसको डेंगू का बीमारी है। तो इसकी अहमियत देखते हुए हमारे हिजाज हॉस्पिटल लाहौर में जो है वो NS1 की जो है वो टेस्टिंग होती है। और हम जो है वो जहाँ भी शक होता है हमें कि जो है डेंगू का पेशेंट को मसला हो सकता है, तो हम NS1 जो है वो हॉस्पिटल से करवा के और कंफर्म कर सकते हैं। और हमारे पास हिजाज अस्पताल में जो है बेड्स भी हैं, आईसीयू में भी जो है वो बेड्स जो हैं वो एलोकेट हुए हैं कि अगर कोई पेशेंट सिक हो तो हम उसको जो है वो इंडोर में या आईसीयू में जो है वो मैनेज कर सकें। इस बुखार का तकरीबन दुरानिया कितना होता है? जब मरीज हमारे पास आता है तो 2 3 4 5 दिन तक का तो ठीक है। 10 दिन, अगर पेशेंट को 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन से ज़्यादा पुराना बुखार है तो डेंगू का नहीं हो सकता, ठीक है। तो 3 4 5 दिन के अंदर अंदर का अगर कोई पेशेंट है बुखार के साथ आया है, तो उसका जो है वो सीबीसी करा के या उसके सिम्टम्स देखते हुए जो है हम लोग शक करते हैं कि जी इसको डेंगू हो सकता है, तो फिर उसके स्पेशल टेस्ट, जैसे मैंने अभी बताया, NS1 हिजाज अस्पताल लाहौर में भी होता है और तमाम सरकारी अस्पतालों में और अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ में होता है। तो उससे जो है फिर हम कंफर्म कर लेते हैं कि उसको डेंगू है। सर, जिस तरह से आपने इसके इलाज के लिहाज से कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, इसमें मज़ीद हम अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है, तो जैसे आपने डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम का जिक्र किया, तो उसमें क्या हम एहतियाती तदाबीर या इलाज करा सकते हैं पेशेंट का? एक तो बात ये समझ लें कि डेंगू बुखार जो है, अगर उसको सही तरीके से सही टाइम पे डायग्नोज किया जाए और उसका सही इलाज किया जाए, तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा सिक होते हैं पेशेंट, उनमें जो है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर वाले होते हैं, उसमें जो है वो कंपेंसेटेड शॉक भी होता है और डीकम्पेंसेटेड शॉक भी होता है। कंपेंसेटेड शॉक का मतलब ये है कि वो अपना ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ जो हैं ऐसे होते हैं जो अपना ब्लड प्रेशर भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो उस वक्त जो है वो ये इंतहाई अहम है कि उनका इलाज ऐसे इदारे में हो, जैसे हिजाज अस्पताल लाहौर है। यहाँ पे हमारे पास नर्सिंग स्टाफ से लेके मेडिकल ऑफिसर से लेके स्पेशलिस्ट जो हैं, उन सब का जो है वो डेंगू के इलाज का बहुत बहुत वसी तजुर्बा है। तो यहाँ पर उसमें जो है सबसे अहम चीज़ जो है वो होती है फ्लूइड मैनेजमेंट, के मरीज़ को किस लम्हे को आपने कितनी जो है फ्लूइड देना है। और एक बहुत अलार्मिंग जो सिचुएशन है वो ये है कि आमतौर से बुखार जब ठीक होता है तो लोग समझते हैं कि मरीज़ ठीक हो गया, जबकि डेंगू में जब बुखार ठीक होता है तो अगले 48 आवर्स जो हैं सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। उसमें आपने लाजमी तौर से पेशेंट को ऑब्ज़र्व करना है कि बुखार ठीक हो। अगर पेशेंट को पहले हम डायग्नोज कर चुके हैं कि इसको चौथे दिन 5वें दिन NS1 करा के हमें मालूम है कि डेंगू का है, तो जब बुखार ठीक होता है उसके अगले जो 48 आवर्स होते हैं उसमें हमें बहुत ही
क्लोज ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखना है। अगर उसको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, मिसाल के तौर से डेंगू हेमरेजिक फीवर, हेमरेजिक का मतलब ये है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी हो सकती है, नाक से भी हो सकती है, सबसे कॉमन है जिल्द के नीचे जो है वो खून ज़रा सा खुजाने से या वैसे ही जो है खून के निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह नाक से खून आ सकता है, मुंह से खून आ सकता है, पखाने की जगह से, पेशाब की जगह से, कहीं से भी जो है वो खून अगर आए तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होती है और उसमें पेशेंट को जो है वो आईसीयू में रख के और उसको मैनेज किया जाता है। सर एक टाइम पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का बहुत जिक्र हुआ था, तो उसका कोई रोल है या अहमियत है इसकी मैनेजमेंट में? जैसे मैंने बताया ना कि 2011 में जब ये आया था तो उस वक्त क्या था कि इसकी अलामतों में सबसे पहले जो है वो पता चला कि जी इसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स कम होते हैं, उसी की वजह से फिर ब्लीडिंग तो होती है, तो फिर ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो उस वक्त जो है पहले और दूसरे साल में जब एपिडेमिक आई है तो उस वक्त जो है प्लेटलेट देने का बहुत ज़्यादा रुझान हुआ। लेकिन उसके साथ ही फिर इंटरनेशनल WHO और सारी स्टडीज़ आई तो पता ही चला कि जी ये प्लेटलेट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर जो है वो प्लाज्मा लीक होता है, प्लाज्मा लीक। और यहाँ पर जो है हिजाज अस्पताल में मैं 13-14 साल से हूँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनका प्लेटलेट कम 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 हो के ज़ीरो भी रहा है और 3-3 दिन तक ज़ीरो रहा है, उसको कोई नहीं हुआ, पेशेंट रिकवर होकर चला गया। उसमें सिर्फ ये है कि ऑब्ज़र्व ये करना होता है कि अगर उसको ब्लीडिंग है तो उसको फिर होल ब्लड लगेगा। प्लेटलेट्स का अलग से किसी किस्म का कोई रोल नहीं है डेंगू हेमरेजिक फीवर में भी। अगर हेमरेज हुई है तो उसको जो है आप रिप्लेस ब्लड से ही करेंगे। सर काइंडली लोगों की अवेयरनेस के लिए इसमें थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स या क्या कौन कौन सी एहतियातें की जा सकती हैं वो भी हाईलाइट कर दें। सबसे पहले तो एक पब्लिक, आम लोगों को पता होना चाहिए कि जी कहीं पर भी पानी जो है वो जमा ना होने दें, ख़ास तौर से साफ पानी जो है बिल्कुल भी कहीं पे 48 आवर्स ना रहे। लोग अपने घरों से लेके, अपने मोहल्लों से लेके, अपने जहाँ जहाँ उनका असर रसूख है वहाँ पे अपने ये नज़र रखें, कहीं पे भी पानी स्टेगनेंट वाटर, क्लीन वाटर जो 48 आवर्स तक एक जगह पे ना रहे, ताकि जो है मच्छरों को जो है वो अंडे देने का और उनको ब्रीडिंग का जो है मौका ना मिले। दूसरा ये कि ऐसे केमिकल्स भी आते हैं जो आप मशकूक एरिया में या इस तरह की जगह डाल दें तो वहाँ पे अगर वो अंडे दे भी दें तो फिर वो लार्वा जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर दूसरे एंगल पे जो आप अपने आप को और बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं वो ये है कि मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड्स आते हैं, मॉस्पेल है या इस तरह के बहुत सारे वो आते हैं, वो आप कम से कम 3-4 मरतबा दिन में लगाएं ताकि मच्छर जो है वो बिल्कुल भी आपके पास ना आए। घरों में जो है वो जालियों का रिवाज होना चाहिए। अगर घर में मच्छर है तो फिर मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मकसद ये कि मच्छर से बचने की कोशिश करें, इसलिए कि मच्छर काटेगा तो डेंगू का ख़तरा है, मच्छर नहीं काटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मच्छर से बचने की कोशिश करें, बच्चों को भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं। और दूसरे लेवल पे जो है मच्छरों को उनकी जो पैदाइश है, पैदावार है, उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। और जहाँ पर भी स्प्रे हो सकते हैं मच्छर मार दवाइयों के, तो मच्छर मारे मतलब मच्छर जो है वो को आप कंट्रोल करेंगे तो आप डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं। सर जब इसमें मरीज ज़्यादा होने लगते हैं डेंगू फीवर के, तो ये भी बहुत सुनने में मिलता है कि पपीते का जूस पिएं, उससे बेहतरी आती है, तो इसकी क्या हकीकत है? ऐसा कोई मेडिकल में हम लोगों का इथिकल कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं है। जैसे इतनी देर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो है फ्लूइड मैनेजमेंट है, तो आप कुछ भी पीने को दे सकते हैं। वो जो है वो नॉर्मल पानी हो सकता है, लस्सी हो सकती है, शरबत हो सकता है, फ्रेश जूसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें ये कि इस तरह की जो चीज़ें हैं कि जो लोग उसको फिर कमर्शियल लेवल पे जो है वो सीज़न नहीं है तो पपीता जो है वो
पपीते के जूस बहुत महंगे महंगे मिल रहे हैं, तो उसको कोई उसका रोल जो है ट्रीटमेंट में नहीं है। पेशेंट को जो है वो आपने वायरल इन्फेक्शन है, जैसा नज़ला खांसी बुखार होता है, 2 3 4 5 दिन में जो है वो अपने टाइम पे जाना होता है। वो टाइम जो है वो आपने ऐसे करना है कि आप आराम करें। बुखार है तो उसके लिए पैनाडोल की गोली खा लें, और फ्लूइड जिसमें जो है पानी की नमकियात की जो है वो कमी ना होने दें। उसके अलावा जो है किसी किस्म का ना किसी मेडिसिन का कोई रोल है, और ना किसी इस तरह के हर्बल या कोई भी चीज़ें हैं उनका कोई रोल है। सो नाजरीन, जिस तरह डॉक्टर नदीम इकबाल ने बहुत डिटेल में हर चीज़ हाईलाइट की है कि किस तरह इससे बचा जा सकता है, अगर डेंगू फीवर हो जाए उसकी अलामात क्या हैं, क्योर, प्रिवेंशन, कौन कौन सी चीज़ें मिथ्स हैं और हमें नहीं करनी है, तो ये है कि ये बहुत अच्छे से उन्होंने एलेबोरेट किया है। पब्लिक सर्विस मैसेज है, तो आप सब ख्याल रखें अपना और डेंगू से ख़ुद को बचाएं, और जो जो तदाबीर बताई गई हैं उनका इस्तेमाल करें। थैंक यू।